हम लोग बात करते हैं तुलन पत्र की, लेकिन किसके तुलन पत्र की? अलाभकारी संस्थाओं के लिए जो तुलन पत्र है। तुलन पत्र जैसे हम लोग बाकी व्यापारिक संस्थाओं में, अब व्यापारिक यहाँ पर बोलने का मतलब सिर्फ व्यापारिक से नहीं है, जो उत्पादन इकाइयां हैं उनसे भी है, जो व्यावसायिक इकाइयां हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है, जैसे उसमें बनाते हैं वैसे इसमें बनाया जाता है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है। कैसा अंतर रहता है? थोड़ा बहुत। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं एक बार बोल देता हूं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा लेखांकन में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बट एक बार थ्योरेटिकल बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो फिर वो सारे क्वेश्चंस करने में हमें आसानी रहती है। तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। अभी के लिए समझिए कि जैसा उधर है उसके समान ही है। क्या है? समान है। किसके? जो बाकी लाभ कमाने वाली कंपनीज है उसके समान ही इसका भी तुलन पत्र बनता है। अब डिफरेंस क्या होता है? वहां पर होती है पूंजी और यहां पर क्या होता है? पूंजी निधि। क्या होता है? पूंजी निधि। अब पूंजी निधि को ही सामान्य निधि भी कहा जाता है। तो कैपिटल की जगह कैपिटल फंड होता है। वहां पर ओनर्स इक्विटी होती है, कैपिटल जो भी मालिक है उसका जो भी पैसा लगा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। यहां पर उसको नहीं बोलते। यहां पर जितने भी वर्षों में हमारी अलाभकारी संस्था चली है उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होता चला गया उससे हमारी एक निधि बन जाती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी निधि या फिर सामान्य निधि। अच्छा, अब ये भी बात समझिए कि पूंजी निधि जो है, जब हम लोगों का कैपिटल हुआ करता था, कब हुआ करता था कैपिटल? जहां पर जो भी हमारा मालिक है, अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस में यानी कि लाभ और हानि में हमें लाभ हो रहा था तो जो मालिक था उसकी इक्विटी बढ़ती चली आती थी, जो कैपिटल था वो बढ़ता चला जाता था। वैसा यहां पर होता है। अब यहां पर लाभ और हानि खाता तो होता नहीं है। यहां पर कौन सा खाता होता है? यहां पर होता है आय और व्यय। तो आय और व्यय खाते में अगर आय का आधिक्य है, किसका आधिक्य है? आय का। इसका मतलब आय ज्यादा हुई, व्यय कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के जो भी खर्चे हुए हैं वो कम है, आमदनी ज्यादा है, और इसको ही हम लोग बोल देते हैं आधिक्य। आधिक्य को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सरप्लस। तो अगर सरप्लस हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ज्यादा पैसे आ गए हैं तो वो पूंजी निधि में जोड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूंजी निधि में जोड़ना। तो पूंजी निधि में हम लोग जोड़ देते हैं किसको? जो हमारा आधिक्य होता है। अच्छा, अब जरूरी तो है नहीं कि हमेशा आधिक्य हो, कभी कभी खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, आय कम होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? घाटा होगा हमें, और घाटे को हम लोग पूंजी निधि से घटा देंगे। किससे घटा देंगे? घाटे को घटाना तो है, किससे घटाना है? पूंजी निधि से। तो घाटा होगा तो पूंजी निधि कम हो जाएगी। ये भी सीधी सी बात है। अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे हम लोग किसमें डाल देते हैं? पूंजी निधि में डाल देते हैं। जैसे कि वसीयत। अब कोई वसीयत है तो वो वसीयत सीधे सीधे आपकी पूंजी निधि में जारी होती है। ऐसे ही आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क का मतलब क्या हुआ? किसी ने लाइफ टाइम की मेंबरशिप एक साथ ले ली तो वो रेवेन्यू नहीं है, वो पूंजीगत है, वो आयगत प्रकृति का नहीं है, पूंजीगत प्रकृति का। इसलिए सीधे सीधे हम लोग उसको पूंजी निधि में डाल देते हैं। लेकिन अब जो अगली चीज आती है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है हमारे पास प्रवेश शुल्क। एंट्रेंस फी बोलते हैं इसको, एडमिशन फी भी बोलते हैं कभी कभी। इसको समझिएगा। देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है पूंजीकृत, ठीक। तो एंट्रेंस फी को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। क्यों रहता है? जो भी एक इंसान है, मुझे जाना है किसी क्लब को ज्वाइन करने के लिए, तो उस क्लब को मैं तो एक ही बार एडमिशन फी दूंगा, उसके बाद से फिर मैं सब्सक्रिप्शन पे करता रहूंगा। सब्सक्रिप्शन मतलब जो भी अनुदान है मेरा वार्षिक वो मैं देता रहूंगा, लेकिन एडमिशन फीस तो मैं एक ही बार दूंगा। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो एडमिशन फीस तो मेरे पूरे जीवन काल में एक ही बार दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से जो एडमिशन फी है वो तो हो जाना चाहिए कैपिटल। क्या हो जाना चाहिए? पूंजीगत, क्योंकि एक ही बार दिया जा रहा है। लेकिन आप अलाभकारी संस्था के दृष्टिकोण से देखिए तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अलाभकारी संस्था की। तो अकाउंट तो उसी के लिए बनाएंगे, व्यक्ति के लिए तो बना नहीं रहे हैं जो उसका मेंबर आ रहा है। तो अलाभकारी संस्था के दृष्टिकोण से तो कभी आज मैंने एडमिशन लिया, कल किसी और ने लिया था, परसों कोई और लेगा, समझ रहे हैं? तो वहां पर तो रोज ही एडमिशन फी आ रही है। तो एडमिशन फी को आयगत प्रकृति का माना जाए या फिर पूंजीगत प्रकृति का माना जाए, इसमें बड़ी समस्या रहती है। तो क्या करते हैं, अगर हमें प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया, हमें एडमिशन फी दे रखी है, जो भी प्रवेश शुल्क है वो दे रखा है, और हमें कुछ भी नहीं बताया गया उसके बारे में, तो हम लोग उसको आयगत प्रकृति का मान लेते हैं। किसका मान लेते हैं? आयगत प्रकृति का। ये मानते हुए कि संस्था के लिए तो कोई ना कोई रोज ही प्रवेश ले रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें बता दिया गया कि आयगत प्रकृति का नहीं है, हमें बता दिया गया कि जो भी आपका प्रवेश शुल्क है उसको 30% पूंजीकृत कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 30% पूंजीकृत हो रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको कि 30% ऑफ द एडमिशन फी इज कैपिटलाइज्ड। लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, अगर हम उसको पूंजीगत कर रहे हैं तो क्या कर देंगे? उतने ही हिस्से को पूंजी निधि में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमें 2000 रुपए की क्या मिली? 2000 रुपए का हमें प्रवेश शुल्क मिला, ठीक है, मान लीजिए किसी एक वर्ष में, और हमें बोला गया कि 30% जो है वो पूंजीकृत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से 600 को सीधा सीधा किसमें डाल देंगे? पूंजी निधि में,
और बाकी का जो 1400 रुपए बचा, कितना बचा 1400 रुपए, वो हमारा चला जाएगा इनकम में, आय में, आय और व्यय खाते के आय में हमारे 1400 मानी जाएगी और 600 रुपए मान लिया जाएगा पूंजी निधि में। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्या आता है, सामान्य निधि या पूंजी निधि को छोड़ करके भी हो सकता है कि कोई एक स्पेशल काम करने के लिए हमें पैसा मिल रहा हो। किसके लिए, कोई स्पेशल काम है, हमें बिल्डिंग बनानी है अपनी संस्था के लिए, तो अगर उस नाम से हमें पैसा मिल रहा है तो क्या होता रहेगा, उसकी हम अलग निधि बना देते हैं। सबसे ऊपर हमारी पूंजी निधि, जो भी हम अपना स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा तुलन पत्र का, लेकिन उसमें पूंजी निधि को छोड़ करके भी और निधियां भी हो सकती हैं। अब भवन निधि है, पवेलियन निधि है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए भवन निधि है और मुझे गत लेखा वर्ष के दौरान और पैसे मिले, क्या मिले, और पैसे मिले, तो उसको हम लोग भवन निधि में जोड़ देंगे। और मान लीजिए भवन निधि से ही कुछ पैसों से मैंने एक कमरा बना दिया, तो वो जो पैसा गया उसको भवन निधि से घटा देंगे, तो बहुत ही आसान है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मुझे भवन बनाने के लिए पैसा मिला, लेकिन भवन बनाने के लिए जो भी पैसा मिला है वो मैं आज खर्च नहीं कर सकता। मुझे पता है कि 2 साल के बाद ही ये जमीन खाली होगी, तब मुझे इसी पर घर बनाना है, तो 2 साल के लिए हो सकता है कि मैंने भवन निधि का वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, उसका निवेश कर दिया। अब उस निवेश वाले पैसे को जब हम लोग पूंजी निधि को अगर हम लोग कहीं से निवेश कर रहे हैं, या हम लोगों ने कोई सरकारी प्रतिभूति खरीद ली, क्या खरीद ली, सरकारी प्रतिभूति, तो उससे जो हमें ब्याज मिल रहा होता है वो तो हमारे किसी एक लेखा वर्ष की इनकम हो जाती है, आय हो जाती है। लेकिन अगर हमें भविष्य निधि या कोई इस तरह की निधि है उस पर ब्याज मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है हमारे पास निधि, तो उसको हम लोग इनकम नहीं मानते हैं। वो ब्याज वास्तव में फिर से उसी भविष्य निधि में जुड़ जाएगा, जो भी, जैसे भवन निधि है या पवेलियन निधि है या खेल निधि है, कोई भी निधि है। तो आप समझ रहे हैं, अगर इसी को हमने, इसी का पैसा सीधे सीधे हमने कुछ निवेश कर दिया है और उस निवेश से मिलने वाला जो ब्याज है वो सीधे हम लोग इसी में जोड़ देंगे, उसको हम लोग आय में नहीं देखते हैं, वो सीधे सीधे हम लोग फिर से तुलन पत्र में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि उसको हमें और कहीं पर खर्च करना नहीं है। तो वो वाली एक चीज आती है जिसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, अब आरंभिक शेष की क्या बात है, आरंभिक शेष की बात यह है कि जब भी हम लोग अपनी तुलन पत्र या बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले पूंजी निधि का आरंभिक शेष पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष क्या था, और कभी कभी हमें वो चीज दी नहीं जाती है। तो जब दी नहीं जाती है तो हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध होती है उससे हम लोग अपने लेखा वर्ष के प्रारंभ का, या फिर बोला सकता है कि अगलास्ट जो लेखा वर्ष था, पिछला लेखा वर्ष था, उसके अंत का, तो पिछले का अंत और इस साल की शुरुआत एक ही जगह पर हो रही होती है। वो 31 मार्च को खत्म होता है या 1 अप्रैल को खत्म होता है, तो एक दिन में कुछ बदल तो रहा नहीं है। तो उसमें आमतौर पर नहीं बदल रहा है, ऐसा मान लीजिए, कुछ पेक्यूलियर आइटम्स होते हैं, कभी कभी इवेंट्स हो जाते हैं तो चीजें बदलती हैं। लेकिन अभी के लिए समझिए कि आरंभिक शेष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ष के आरंभ में भी एक तुलन पत्र बनाने की हमें जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वर्ष के अंत का जो तुलन पत्र बनाना है उसमें हमें आरंभिक शेष चाहिए। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, अब ये सारे पॉइंट समझ लिए, अब हम लोग इसी पर बेस्ड एग्जांपल्स करते हैं और इसका प्रारूप देखते हैं, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं कि तुलन पत्र का प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पहले कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है। इधर हमारा बाईं साइड पर क्या है, दायित्व यानी कि लायबिलिटीज, और दाईं साइड पर क्या होगा हमारे लिए, परिसंपत्तियां। ठीक, तो वो हमारी, और दोनों की राशि जो है वो हम लोग आप रुपए में भी लिख सकते हो। जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो 1000 मतलब 1000 रुपए कर देती हैं, 1 लाख रुपए भी कर देती है, मतलब एक ही यूनिट उनकी 1 लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि इतने बड़े नंबर फिर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले दायित्व साइड में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी होता है ना। तो हम लोग कहते हैं जो परिसंपत्तियां हैं वो कुल दायित्वों के बराबर होती हैं। अब दायित्व किस किस पर बनता है, एक तो मालिक पर बनता है, तो जो मालिक पर दायित्व बनता है वो हम लोग उसको कैपिटल या पूंजी कहा करते थे, यहाँ पर उसी को क्या बोल देंगे, पूंजी निधि। और जो बाकी लोगों पर दायित्व बनता है वो हमारे क्या हो जाता है, पूरे व्यवसाय का बाहरी लोगों पर जो दायित्व है वो हम लोग एक तरह से कर्जे की तरफ देखते हैं, लायबिलिटी होती है, सीधी सीधी दायित्व रहता है बाकी लोगों के प्रति। तो देखिए सबसे पहले हमारी पूंजी निधि आ जाएगी। अब इसमें हमें आरंभिक शेष चाहिए होता है, यही आरंभिक शेष अगर हमें नहीं दे रखा है तो फिर हमें जो भी वर्ष है हमारा लेखा वर्ष, उसके प्रारंभ में एक बार क्या बनानी पड़ती है, तुलन पत्र फिर से बनाना पड़ता है। अच्छा, जोड़ेंगे क्या, आधे के कहां से, जो हमारा आय और व्यय खाता है, और अगर घटा हुआ तो उसको घटा देंगे। अब घटाने के बाद से चालू वर्ष में आय का पूंजीकरण, जो पूंजीकरण की मैंने बात की थी, जैसे प्रवेश शुल्क है, क्या है प्रवेश शुल्क, तो प्रवेश शुल्क जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो हम पूंजी निधि में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हमें दे रखा है कि 50% का पूंजीकरण हो रहा है तो हम उतना हिस्सा जोड़ देंगे, लेकिन वसीयत हमेशा ही जुड़ेगी। और साथ में आजीवन सदस्यता शुल्क को भी हम लोग सीधे सीधे पूंजी निधि में जोड़ देते हैं। और जब ये सब कुछ आ गया तो आपने जो जोड़ा घटाया उसके बाद आपको क्या मिल गया कि पूंजी निधि में अंतिम शेष क्या बचा, और ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो संख्याएं हैं उनको भी लिखते चले जाएंगे। उसके बाद से फिर विशेष निधि की बात आ जाती है, जैसे मान लीजिए भवन निधि है या कोई और निधि है।
अब उसमें जो पिछला शेष था वो जोड़ दिया। साल में हमें कुछ और मिला है क्या मदों के लिए, जो भी प्राप्त हुआ हो, किसी और ने कुछ दान कर दिया उस निधि में, तो वो जोड़ देंगे। फिर निधियों पर अर्जित आय या अनुदान, ये मैंने बताया था कि उस निधि का पैसा अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट भी किया हुआ है, निवेश भी किया हुआ है, और उस पर आपको जो पैसा मिल रहा है या उस पर सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो सब कुछ किसमें जाएगा, वो सब कुछ उसी में हम जोड़ देंगे। उसको हम लोग आय में अलग से नहीं दिखाएंगे, हम अपनी बैलेंस शीट तुलन पत्र में जोड़ देंगे। फिर क्या हो रहा है, निवल शेष। निवल शेष का मतलब क्या होता है, नेट, जो भी आपका नेट बैलेंस है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो एंट्री यहां पर इन्होंने दिखा रखी है, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, सीधे सीधे निवल शेष जो है वहां पर एंट्री आएगी। तो ये किताब में एक और गलती है छोटी सी। अच्छा आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो क्या है कि फिर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, क्रय के लिए लेनदार और या पूर्ति, बैंक अधिविकर्ष, बैंक बकाया व्यय और अग्रिम प्राप्त आय। अग्रिम प्राप्त आय मतलब आपने पहले से किसी से पैसे ले लिए और आपको अभी सर्विस देना बाकी है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, एक तरह का आपके ऊपर कर्जा है, एक तरह से ऋण है। तो ये सीधी सीधी व्यवसाय के ऊपर, बाहरी लोगों के ऊपर जो भी उनकी देनदारियां बनती है वो सारी हैं। तो ये एक साथ हम इनको बाद में लिख देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा दायित्व पक्ष बन गया। अच्छा, अब हमारे लिए आप ये सोचिए कि जो परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, उसमें क्या क्या आ रहा होगा। तो उसमें सबसे पहले तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। कुछ तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ही खुद के कुछ एसेट्स होंगे, कोई भवन होगा, उसकी कीमत होगी, खेलने का अगर ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, तो उसके पास कोई प्लेग्राउंड हो सकता है, इस तरह की चीजें होंगी। तो हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़, आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो सबसे पहला आपके पास क्या है, एसेट है, परिसंपत्ति है। फिर अप्राप्त आय। अप्राप्त आय का मतलब है जो आपको पैसे मिलने चाहिए तो नहीं मिले, तो वो मिलने चाहिए है, अभी बाकी है, मिलने हैं आपको, तो वो भी आपके लिए क्या हो गई, परिसंपत्ति हो गई। ऐसे ही आपने किसी को पहले से ही बिल दे दिया, साल भर का पहले से ही बिजली का बिल दे दिया, तो वो आपकी परिसंपत्ति होगी, आपको अगले साल 1 साल तक उसमें कुछ देना नहीं है। फिर अंतिम शेष जो है वो इसी के लिए दे रखा है, जो आपका हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ है उसकी बात में। फिर क्या है, उपभोग्य मदों का स्टॉक। तो ये बात समझिए, कोई भी संस्था के पास बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिनको वो आगे उपयोग कर सकते हैं, है ना। वो जो भी उनके पास चीजों का स्टॉक बना हुआ है वो भी एक परिसंपत्ति है, क्योंकि उससे उनको आगे कोई सेवा मिल रही होगी, या तो उसको बेच देंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। तो फ्यूचर कैश इनफ्लो को ही हम लोग परिसंपत्ति, एसेट बुला करते हैं। तो वहां पर पिछला शेष है, उसमें चालू अवधि में जो खरीद लिया वो और जुड़ जाएगा, और जिसका उपभोग कर लिया है वो घट जाएगा, तो उसको हम लोग घटा देंगे। तो अंतिम शेष किसका मिलेगा, अंतिम शेष हमें मिल जाएगा जो भी हमारे पास स्टॉक था उसका। फिर अब उसमें क्या हुआ, पिछला शेष जो यहां पर आपको ये जो दे रखा है ना, यहां पर क्या होगा, अंतिम शेष और पिछला शेष हम लोग इसलिए निकाल रहे होते हैं, किसी चीज में कितना उपभोग किया गया किसी वर्ष में, उसको ठीक से देखने के लिए। और जो अंतिम शेष है वही हमारा बचता है किसमें, जब हम लोग किसी लेखा वर्ष के अंत में क्या बना रहे होते हैं, तुलन पत्र। अब इसमें क्या हो जाएगा, चालू अवधि में जो भी खरीदा गया और घटाया गया है जो भी, उसको हम लोग घटा देते हैं। घटाने का मतलब किसको होता है, जो हमने उपभोग किया, तो फिर जो बचा हम लोग उसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये क्या है, हमारा बेसिक प्रारूप है। क्या है, बेसिक प्रारूप है, किस चीज का, बैलेंस शीट का। अब इसी पर आधारित हम लोग एक उदाहरण करेंगे, और वो थोड़ा बड़ा उदाहरण है, हमारी किताब में दे रखा है, लेकिन उस उदाहरण को बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक स्टेप को, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के लेखांकन में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।